जंगल है एक दलदल, अंत तेरा आज नहीं तो कल। आइए पंडित रामकृष्ण। ध्यान रहे तो जान रहे, ध्यान रहे ये कैसी जगह है? तो जान रहे। बहुत अच्छे पंडित रामा, आखिर सिद्ध किया तुमने कि तुम कितने बुद्धिमान हो। तुम्हारी योजना सफल रही। जैसा कि तुमने कहा था, हमने दूसरी दिशा से घात किया और अंततः ये पकड़े गए। अब देखते हैं कि ये सुरीला रहस्य दिखता कैसे। कौन है आप? मैं सुगंध सुरों की सरगम सरिता सजरी। हाँ? और सब कहते हैं मुझे यहाँ मीठी सुरीली कजरी। ये जंगल ही है मेरा घर। मैं जानू हूँ इसके सब राज, सब अधीन है मेरे। षड्यंत्र का छल हो या मृत्यु चालबाज। तो क्या देखा है आपने? मैंने देखा है जंगल को मनुष्य के क्रूर लालच का शिकार बनते। देखा है अबोध जीवों को मनुष्य की मूर्खता का आहार बनते। मेरे जंगल को नष्ट करने का जिसने किया है अपराध, वो क्षमा नहीं किया जाएगा। जिसने जैसा किया है वैसा वो फल पाएगा। महाराज, इनसे पूछे, यदि इन्हें पता है तो बताएं कौन है इन सब के पीछे। ये जो सारे षड्यंत्र है जो इस जंगल में रचे जा रहे हैं, कौन है इस सब के पीछे? षड्यंत्र? खड़ा है वो गद्दार, यही तुम्हारे साथ, तुम्हारे बीच। नाम लिया तो मेरे प्राण भी लील जाएगा वो नीच। देखा महाराज, मेरा अनुमान सही निकला कि विश्वासघाती हम में से ही कोई एक है। अब आप इनसे कहिए कि ये निश्चिंत रहें, आप इन्हें कुछ नहीं होने देंगे। बस उस विश्वासघाती का नाम हमें बता दें। जो कुछ पूछना है हमसे साफ पूछिए। बात तो सही कह रही है पंडित रामकृष्ण। आप सीधे सीधे इनसे भी तो पूछ सकते हैं, पूछिए। इनके व्यक्तित्व से बहुत डर लग रहा है महाराज। बनो निडर निर्भय इस युवा सम्राट के समान, जो करेगा अपने शस्त्र बल से विजयनगर के भेड़ियों की गुत्थी का समाधान। संशोधन देवी जी। हाँ? आपने विजयनगर के भेड़िए कहा, आपको खिलाड़ी के भेड़िए कहना चाहिए था ना। मैं सुन सकती हूँ पशुओं के अंतर्मन की आवाज। हो जाता है मुझे इनके इरादों का आभास। भेड़िए पहुंच रहे हैं अब विजयनगर। लक्ष्य है उनका विजयनगर में मचाना रक्तपात। विजयनगर?
भेड़िए विजयनगर जा रहे हैं। वही तो है उनकी योजना का अंतिम पड़ाव, विजयनगर को देना पराजय का गहरा घाव। देख रही हूँ विजयनगर पर मंडराती मृत्यु की काली छाया। ना रोका उसे तो निकल जाएगा ये छल का खूनी साया। ठहरो, जाने दो इन्हें। ये जंगल इनका घर है, हमें कोई अधिकार नहीं इन्हें इनके घर से बेघर करने का। महाराज, ये थी बहमनियों की असली योजना, विजयनगर पर अपने भेड़ियों द्वारा आक्रमण करवाना। बड़ी चालाकी से उन्होंने हमें यहाँ खिलाड़ी में फंसाए रखा और अब अपने भेड़ियों के साथ विजयनगर में प्रवेश करने वाले हैं। हमें तत्काल विजयनगर पहुंचना होगा महाराज। उस विश्वासघाती का पता लगाना होगा जिसके कारण बहमनियों की योजना सफल होने वाली है। चलिए महाराज, इससे पहले कि बहमनी अपने दरिंदों के साथ विजयनगर की सीमा में प्रवेश करें, उन्हें रोकते हैं। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? ये जाल वाला प्रकरण अभी तक छूटा नहीं क्या? वही तो हमें पूछना है इनसे। क्या हम जान सकते हैं कि हमें यहाँ क्यों लाया गया? अब हमारा क्या सरोकार इस रहस्य गुत्थी से? वो रहस्यमय महिला कजरी आपको मिल गई थी ना? स्पष्ट हो गया था ना कि वो हम नहीं थे। तो अब हमारा यहाँ क्या काम? यदि आप सबने कुछ किया ही नहीं तो इतना भयभीत होने की क्या आवश्यकता है? बात की गंभीरता को समझने का प्रयास कीजिए। खतरा अब विजयनगर तक पहुंच रहा है। और इस खतरे से निपटने की कुंजी आप में से ही किसी एक के पास है। न्याय, न्याय महाराज, न्याय महाराज, न्याय महाराज। महाराज, मेरी बेटी को बचा लीजिए महाराज। मेरी बेटी को भेड़िए उठा ले गए हैं महाराज। मेरी बेटी जंगल से सूखी लकड़ियां लाने गई थी और संध्या तक वापस नहीं आई, तो मैं उसे स्वयं खोजने गई थी महाराज। और मुझे वहां उस वन में मिला मेरी बेटी का दुपट्टा और उन भेड़ियों के पंजों के पद चिन्ह महाराज। मेरी बेटी को भेड़िए उठा ले गए महाराज। महाराज, कजरी का कथन सत्य हुआ। विजयनगर पर पहला प्रहार, पहली पीड़ित महिला। आप निश्चिंत रहिए, हम आपकी पुत्री की तलाश के लिए अभी सैन्य बल जंगल रवाना करते हैं। पूरा प्रयास करेंगे कि आपकी पुत्री सकुशल आपके पास वापस पहुंचे। पंडित रामकृष्ण महाराज, आपका क्या विचार है इस संदर्भ में? मेरा तो आरंभ से यही मानना है महाराज कि कोई श्राप प्राप्त है ही नहीं, एक मानवीय षड्यंत्र है। दुख केवल इस बात का है कि ये प्राणघातक खेल अब खिलाड़ी के साथ साथ हमारे विजयनगर के आम निर्दोष लोगों के लिए भी खतरा बन गया है। ठीक है, तो सबसे पहले भेड़ियों से आम नागरिकों की सुरक्षा प्रबंध कड़े किए जाए। समस्त विजयनगर को छावनी में परिवर्तित कर दिया जाए। चाहे जो हो, हमारे रहते किसी भी निर्दोष के प्राण नहीं जाने चाहिए। और इस बात का पूरा दायित्व हम आपको देते हैं महामंत्री तिमारा सूची। जी महाराज।
तब तक, जब तक इस प्रकरण का पूरी तरह समापन नहीं हो जाता, जब तक हमारे बीच का वो विश्वासघाती पकड़ा नहीं जाता, तब तक किलाड़ी से पधारे हमारे सभी गणमान्य लोग हमारे राज अतिथि रहेंगे। ये सब हमारे साथ यहीं इसी महल में रहेंगे। और एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा, जब तक ये पूरा प्रकरण सुलझ नहीं जाता, कोई भी जंगल की ओर नहीं जाएगा। हम 16 पहर देते हैं। 16 पहर में या तो वो भेड़िया हमारी कैद में होना चाहिए, या उस भेड़िए को नियंत्रण करने वाला षड्यंत्रकारी, या फिर दोनों। पंडित रामकृष्ण, महाराज, समय सीमा आरंभ हुई। अब ये काम आपको करना है। बेचारा पंडित रामकृष्ण गया काम से। भेड़िए का खौफ फैलाकर अपने मंसूबे हासिल करने का बेमिसाल तरीका यहां भी कामयाब रहा, बिल्कुल खिलाड़ी की तरह। आखिरकार विजयनगर भी इस खौफ की जद में आ ही गया। गुमशुदा लड़की की तलाश में आने से हर कोई डरता है, और हम वहीं से विजयनगर में दाखिल भी हो गए और किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई। तो अब क्या हुजूर, क्या हमें सीधा विजयनगर के राजमहल पर हमला बोल देना चाहिए? नहीं, अभी नहीं। शिकार करने के लिए सही वक्त और मौके का इंतजार करना होगा। धर्मसेना, महाराज चौडप्पा का विश्वास पात्र मुख्यमंत्री, जिसने महाराज चौडप्पा को यह सलाह दी कि वो केलाड़ी राज्य छोड़कर भाग जाए, जो कि एक बहादुर कर्तव्यनिष्ठ मंत्री कभी अपने राजा को नहीं देगा। तो क्या मंशा हो सकती है उसकी इसके पीछे? कहीं ये बहमनी से मिला हुआ तो नहीं है? राजतांत्रिक अचंभा। प्रत्यक्ष दिखता है कि महाढोंगी प्रपंची ठगी व्यक्ति है। क्या वो सफेद धुंध इसकी करतूत हो सकती है? अदोनी, जाल बुनने वाला एक साधारण सा कारीगर। पदचिन्ह का माप सही है, किंतु आय का स्रोत संदेह पैदा करती है। एक साधारण से जाल बुनने वाले कारीगर के पास इतना धन, कहीं वो महल, वो आभूषण बहमनी की कृपाएं तो नहीं? कहीं ये बहमनी के साथ षड्यंत्र में सम्मिलित तो नहीं? राजकुमारी वसुधा, बुद्धिमान किंतु हठी, पूरी तरह से पुरुष सत्तात्मक विरोधी। क्या ये कारण काफी नहीं है इस षड्यंत्र को रचने के लिए? ये सिद्ध करने के लिए कि एक महिला भी योग्य राज्य शासक बन सकती है? कहीं अपने भाई को केलाड़ी के राज सिंहासन से उखाड़ फेंकने का लक्ष्य तो नहीं इसका? महिला शासक कौन चाहता है? सब डरते हैं इस बराबरी से। और अंत में सेनापति सेवप्पा, कहीं ये अपनी स्मरण शक्ति खो जाने का प्रपंच तो नहीं कर रहा? सेना का मुखिया होने के नाते केलाड़ी के सिंहासन का सम्राट बनना चाहता हो तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। कहीं इसने बहमनी के साथ कोई सौदा तो नहीं किया कि ये बहमनियों को विजयनगर पर आक्रमण करने का अवसर दिलाएगा और बदले में बहमनी इसे विजयनगर का सम्राट बना दे? जो भी हो, शीघ्र खत्म कीजिए ये टंटा। हमें बहुत घबराहट हो रही है। सुबह पानी भरने के लिए लच्छम्मा कुएं के पास गई थी और वहां उसने भेड़ियों के पंजों के निशान देखे। मतलब भेड़िए यहीं कहीं आसपास हैं।
मैं लच्छम्मा से पूछ कर आता हूँ। हाँ, अरे बच्चे कहाँ गए? अम्मा, बच्चे कहाँ हैं? बच्चे कक्ष में नहीं हैं। क्या? हाँ, अरे कहीं बाहर मैदान में खेलने तो नहीं चले गए? बाहर भेड़िए घूम रहे हैं, प्राणों का कितना जोखिम है, तुम दोनों ने उन्हें बाहर क्यों जाने दिया? बच्चे अकेले कहाँ चले गए बिना बताए? बचाओ! बचाओ! अरे ये तो पद्मा की आवाज है। कहीं भेड़ियों ने बच्चों पर हमला तो नहीं कर दिया? मैं बच्चों को बचा कर लाती हूँ। नहीं अम्मा, तुम मत जाओ, मैं जाकर बच्चों को बचा कर लाता हूँ। तुम दोनों यहीं रहो। दो अपनी लाठी दो। अरे तो आपकी पीठ पर तो भेड़ियों ने चिन्ह बनाया है ना? भाड़ में जाए मेरा चिन्ह, मेरे साथ जो होता है हो जाए, मुझे उसकी परवाह नहीं, किंतु मुझे बच्चों को बचाना है। तो तुम द्वार मत बंद करना। हाँ, मैं जैसे ही कहूँ मुझे बचाने आ जाना। हाँ, मैं बच्चों को बचा कर लाता हूँ। पद्मा, 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 अम्मा बचाओ, अम्मा बचाओ, अम्मा बचाओ। ये पद्मा का की योजना थी। उसी ने कहा था कि ये तिल चट्टा भेड़िए से बहुत डरता है। चलो मिलकर भेड़िए की आवाज निकालकर इस तिल चट्टे को डराते हो और तुम डर गए। चेहरा तो देखो कैसे पीला पड़ गया है भय के मारे। चुप, एकदम चुप। ये कोई तरीका है ठिठोली करने का? लज्जा आनी चाहिए तुम सबको। पता है हम सब कितने डर गए थे, कितने बुरे बुरे विचार आ रहे थे। थोड़ी और के नहीं मिलते ना तो बेचारे रामा के प्राण निकल जाते। हमें क्षमा कर दो रामा, हमसे भूल हो गई। हमारी मंशा तुम्हारा हृदय दुखाने की इतू सी तरीक सी भी नहीं थी। वो तो बस ऐसे ही। किंतु देखा कितनी अच्छी बात हुई। तुमने हमारे प्राण बचाने के लिए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की। लाठी उठाई और निकल पड़े अकेले ही भेड़ियों का सामना करने। ये तुम्हारी बहादुरी और वीरता का प्रमाण है। सच में तुम तो बड़े निर्भय निकले रामा। सच में रामा, बच्चे तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने भी आपका ये रूप पहले कभी नहीं देखा। आप कितने बहादुर और निडर हो गए हैं। अभी कुछ दिन पहले तक ही तो भेड़ियों का नाम सुन के थर थर कांप रहे थे और अब भेड़ियों से अकेले ही भिड़ने निकल गए। ये पुत्र किसका है? इसकी रगों में पराक्रम दौड़ता है। सही कहा अम्मा, सही कहा। इस प्रकरण के बाद पता नहीं क्यों बड़ा हल्का हल्का सा अनुभव हो रहा है।
जैसे मन के सारे भय जाते रहे, जैसे अब भेड़ियों का भी कोई भय नहीं मतलब भय है, किंतु मन के अंदर एक विचित्र सा आत्मविश्वास है कि अब मैं भेड़ियों का सामना आसानी से कर सकता हूँ, वो भी बिना डरे। किंतु अब उन भेड़ियों को ढूंढने से अधिक आवश्यक है उस व्यक्ति को ढूंढना जो इन भेड़ियों को नियंत्रित कर रहा है। और जब तक मैं उसे ढूंढ नहीं लेता चैन से नहीं बैठूंगा। तो ये है हमारे पालतू गुलाम। और ये है हमारा सबसे पहना और अचूक हथियार, विजयनगर और किलाड़ी का गद्दार, हमारा वफादार कृष्णदेवराय और रामा के बीच रहकर उनकी ही जड़ें काटने वाला हमारा आदमी, इस पूरी साजिश का जन्मदाता। आइए आइए मेरे दोस्त, खैर मकदम। हम अपनी साजिश के अगले पड़ाव पर आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन हमें अभी भी खौफ है कि कहीं रामा हमारे रास्ते का रोड़ा फिर न बन जाए। बहुत परेशान किया है उसने हमें। आप हमें बताएं कि हम कैसे उसका ध्यान भटकाएं, कैसे उसके दिल में मौत का ऐसा खौफ पैदा करें कि आने वाले 10 जन्मों तक वो भेड़िए के खौफ से कांपता रहे। कैसे? ये पायल किसकी पायल है ये? क्या ये भेड़ियों का अगला शिकार है? पायल? मेरी पायल? पायल कहाँ गई मेरी? कहीं बाहर तो नहीं गिर गई? जब मैं बाहर गई थी मेरी पायल। शिकार जाल में फंसने के लिए खुद ब खुद तड़प रहा है। पद्मा, हाँ अक्का। इतनी रात का यहाँ क्या कर रहे हो? अक्का आज रामा को सताते वक्त यहीं कहीं मेरी पायल गिर गई थी, उसी को ढूंढने आई थी मैं। पद्मा, पता है ना बाहर कितना जोखिम है। इतनी रात गए अकेले नहीं घूमना चाहिए। और पायल का क्या है, वो तो कल सुबह भी ढूंढ सकते हैं। कल दिन के उजाले में ढूंढ लेंगे। हाँ चलो चलो, अभी कल सुबह ढूंढेंगे। महामंत्री तिमारुसु जी, क्या सूचना है भेड़ियों के गतिविधियों के विषय में? कोई नया हमला? प्रजा में जान माल की कोई हानि? नहीं महाराज। तो महाराज बिना विलंब किए दरबार की कार्यवाही आगे बढ़ाते हुए उस मुख्य षड्यंत्रकर्ता के रहस्य से पर्दा उठाने की प्रक्रिया आरंभ करते हैं, जिसमें हर संदिग्ध को अपने बचाव में सफाई देने का पूर्ण अवसर दिया जाएगा।
और इस कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए न्याय के इस दरबार में मैं सर्वप्रथम बुलाना चाहूंगा राजकीय सफाई कर्मचारी अदोनी को। पुजारी जी, आज विशेष पूजा करवानी है। रामा का दरबार में आज बहुत बड़ा दिन है। वो एक बहुत बड़े प्रकरण का खुलासा करने वाले हैं। आप माँ से प्रार्थना कीजिए कि वो अपने लक्ष्य में सफल हो जाए। ये जगह बिल्कुल सुनसान है, हमारे काम के लिए मुफीद। मुझे पता है। क्या पता है? आप इस प्रकार मेरे पैरों की तरफ क्यों देख रहे हैं? क्यों देख रहे हैं? आपने जंगल में बड़े पैर के पदचिन्ह देखे हैं ना, और मेरे पैर भी बड़े हैं, तो आपको संदेह हो रहा है कि वो जंगल वाला संदिग्ध मैं तो नहीं। फिलहाल मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा अदोनी महाशय। जाल के संदर्भ में ही प्रश्न करेंगे ना, क्योंकि जाल तो मैंने ही बनाया था और आपको लगता है वो जाल मैंने ही काटा था, तभी तो वो भेड़िया वहां से भाग निकला। मैंने मजबूत जाल बनाया था, जैसा कि हमेशा बनाता हूँ, और वो जाल बनाकर राजकुमारी वसुधा को दे दिया था। एक जाल के विषय में प्रश्न करते हैं तो आप वसुधा जी से पूछिए। नहीं अदोनी महाशय, मैं आपसे जाल के संदर्भ में भी कोई प्रश्न नहीं करना चाहता। तो आप क्या जानना चाहते हैं और मुझे यहाँ लाकर क्यों खड़ा कर दिया है? इस सोने के सिक्के से भरे पात्र को जानते हैं? ये सोने के सिक्कों से भरी प्राचीन घड़ाकार मेरी संपत्ति है, और ये मेरे झोपड़े की भूमि के नीचे से निकला था। आप झूठ बोल रहे हैं। आप सरासर झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ये पात्र आपको आपके घर की भूमि के भीतर गड़ा हुआ नहीं मिला था। ये आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि ये कोई भी प्राचीन खजाना नहीं है। जी महाराज, ये एक प्राचीन खजाना नहीं है महाराज। ये सिक्के अभी हाल में ही राजकोष द्वारा जारी किए गए नए सिक्के हैं। प्रमाण है राजकोष की ये नई मुहर, देखिए। तो अब क्या आप दरबार को यह बताने का कष्ट करेंगे कि ये सिक्के आपके घर की भूमि के भीतर पहुंचे कैसे? मुझे क्या पता कैसे पहुंचे। ये तो मेरे घर के नीचे गड़े मिले थे। मुझे मेरी धर्म पत्नी की सौगंध। क्यों निरर्थक अपनी धर्म पत्नी की शपथ खाकर उनके प्राण संकट में डाल रहे हैं महोदय? आपकी उन्हीं धर्म पत्नी ने बताया ये सिक्के आपको घर से बाहर मिले और आपने इन्हें घर में लाकर छुपा दिया। क्या ऐसा कहा उसने? वाचाल औरत, मैंने कहा था उससे ये बात किसी को मत बताना। थोड़ा भी नियंत्रण नहीं है उसे अपनी जिह्वा पर। बात यह है कि आपकी पत्नी ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। मैं तो उन्हें जानता तक नहीं।
अर्थात आप मुझसे झूठ बोल रहे थे। हाँ, मैं आपसे झूठ बोल रहा था, क्योंकि झूठ नहीं बोलता तो आप अपना अपराध कैसे स्वीकारते। अब अभी यहाँ इसी समय दरबार को बताइए कि ये सिक्के आपके घर की भूमि तक कैसे पहुँचे, अन्यथा केलाड़ी राज्य का राजधन चुराने के आरोप में आपको तत्क्षण बंदी बना लिया जाएगा। नहीं नहीं महाराज, मैंने कुछ भी नहीं किया है। वो धन मुझे कहीं और से प्राप्त हुआ था। ये धन मेरा है महाराज, लेकिन जैसा मैंने कहा कि मेरी झोपड़ी के नीचे से मिला था, ऐसा नहीं है। बड़े महाराज थिरुमलई के भेड़ियों के हाथों मारे जाने से पहले की बात है। मैं बड़े महाराज के शयन कक्ष की सफाई कर रहा था। मैंने ये धन चुरा लिया और एक झूठी अफवाह फैला दी कि ये धन मेरी झोपड़ी के नीचे मुझे गड़ा हुआ मिला था, ताकि ये धन जब मैं खर्च करूं तो किसी को मेरे ऊपर कोई संदेह ना हो। और वो बड़े महाराज के साथ भेड़ियों वाली खूनी घटना घट गई और वो मारे गए। उनके कक्ष से चुराए हुए धन के अपराध बोध से मैं मुक्त नहीं हो पाया। उस चोरी के पछतावे ने मेरा सुख चैन छीन लिया। अच्छा, तो वो आपका अपराध बोध था जिस कारण आप इतने निराश और मुरझाए मुरझाए दिखाई देते थे। अब समझ में आया गुरुवर, इतना धन होने के पश्चात भी ये इतने दुखी, इतने उदास क्यों दिखते थे। आप एक बात बताइए। एक क्षण पंडित रामाकृष्णा, एक क्षण। हम यहाँ भेड़ियों का रहस्य जानने के लिए बैठे हैं या दुनिया भर के पाप पुण्य का लेखा जोखा लेने? अपना तो समय नष्ट कर ही रहे हैं आप, साथ ही साथ हमारा पूरे दरबार का भी समय नष्ट कर रहे हैं महाराज। ये समझाइए ने महाराज, ये तो हम समझाएंगे ने अपने साधन से, अपने तरीकों से। हाँ गुरुवर, किसी भी अपराध की जड़ तक संभावनाओं के मार्ग से होकर ही पहुंचा जा सकता है। आप एक बात बताइए, क्या ये नहीं हो सकता कि इन्होंने अपनी चोरी को छुपाने हेतु बड़े महाराज तिरुमलाई की हत्या करने की ठान ली हो और फिर बहमनियों की सहायता लेकर महाराज तिरुमलाई की हत्या करने के पश्चात उसे भेड़ियों का कारनामा सिद्ध कर दिया हो? बहमनी तो खुशी खुशी इस कार्य के लिए राजी हो गए होंगे। वो तो रहते ही हैं विश्वासघातियों की खोज में। किंतु पंडित रामाकृष्णा, इससे ये सिद्ध कैसे हो जाता है कि ये जो धन है ये महाराज तिरुमलाई का ही है? अब महाराज तिरुमलाई तो है नहीं जो हमें ये बताएं कि ये जो अदोनी कह रहा है वो सत्य है कि नहीं। इसका प्रमाण क्या है कि ये धन जो है महाराज तिरुमलाई का ही है? प्रमाण तो हम स्वयं हैं गुरुवर। महाराज, ये धन हमारे स्वर्गीय बड़े भाई थिरुमलई का ही है। सत्य कहें तो हम नहीं चाहते थे कि ये बात जग विदित हो। स्वयं हमारी बहन राजकुमारी वसुधा ने हमसे कई बार प्रश्न किया कि हमारे बड़े भाई थिरुमलई के होते हुए पिताजी महाराज ने हमें किलाड़ी का सम्राट क्यों चुना, किंतु हमने ये राज उन्हें भी कभी नहीं बताया महाराज। किंतु आज बताना होगा ये सत्य। आज हम विवश हैं। पद्मा दीदी, क्या वो तुम्हारी खोई हुई पायल तो नहीं है? अरे हाँ, ये तो मेरी पायल है। पर ये यहाँ कैसे आई? हवा से उड़कर आई होगी। है कुछ
चुप्पी, रुको मैं लाती हूँ। जल्दी आना। हमें बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है महाराज कि हमारे बड़े भाई थिरुमल्लई एक बेईमान व्यक्ति थे। वो राजकोष से धन चुराया करते थे और उस धन को अपने शयन कक्ष में जाकर छुपा दिया करते थे। अदोनी को जो धन मिला है वो राजकोष का ही धन है। महाराज, एक बार हमारे पिताजी महाराज ने हमारे बड़े भाई को चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया था। इसीलिए पिताजी महाराज ने उन्हें राजगद्दी से बहिष्कृत करके हमें किलाड़ी का सम्राट बना दिया। और महाराज, तब से ही हमारे बड़े भाई थिरुमल्लई हमसे जलते थे, हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचने का प्रयास करते रहते थे। यहाँ तक कि उन्होंने राजतांत्रिक अचंभा के साथ मिलकर हमारे ऊपर जादू टोना करने की साजिश भी की। पता था हमें कि सारे फसाद की जड़ यही है, ये तांत्रिक खंबा अचंबा। गुरुवर, बस 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 पंडित रामाकृष्णा, हटिए सामने से, आप हटिए। आगे प्रश्न हम पूछेंगे इस अचंभे से। हम जैसे तांत्रिक का अपमान करने के बारे में आपने सोचा भी तो भभूत मारकर भूत बना देंगे और हमारे दरबार के सामने जो बरगद का पेड़ है ना, उस पर आपको उल्टा लटका देंगे। आपको पता नहीं है हम क्या कर जा चंभे, तुम्हारे जैसे तांत्रिकों को यह तथाचार्य 4 हरी मिर्ची और नींबू में बांधकर अपने द्वार पर लटकाता है, भभूत से डराता है हमें। तुम ही हो वो असली विश्वासघाती जिसने बहमनी के साथ मिलकर ये सारा प्रपंच रचा। प्रमाणित करिए अपने इस घटिया आरोप को। प्रमाण है अचंभा महोदय।